नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग से शोध कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रगति के नए रास्ते की ओर। इस विषय पर मैं एक संक्षिप्त विवरण दूंगा। शुरुआत करेंगे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन से। लद्दाख एक भू राजनीतिक और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के लिए। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। इसकी खूबसूरती और इसमें स्थित दर्रों की वजह से इसको लैंड ऑफ पासेस और ब्रोकन मून के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से घिरा है और इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है। यह काराकोरम दर्रे के पूर्व में स्थित है। लद्दाख में प्रमुख रूप से 3 नदियां हैं, जिनमें सिंधु, नुब्रा, जांस्कर है। इसके अलावा 2 नदियां और हैं, इसमें सुरु और श्योक नदियां आती हैं। इसमें प्रमुख रूप से शीत ऋतु में स्थित बर्फ के पानी से ही ये नदियां बहती हैं। लद्दाख की जलवायु बहुत कठोर है और यहाँ पे जो है बहुत ऊंचे स्थान और सूखे स्थानों में से एक है लद्दाख। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है। लद्दाख का इतिहास बहुत ही विविधतापूर्ण है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। लद्दाख में बसने वाले लोगों में सबसे पहले बसे हैं पहली शताब्दी में, वो मोन्स और डार्ड्स हैं, जो कि मुख्य रूप से आर्य जाते हैं, आर्यन रेस कहे जाते हैं। लद्दाख एक कुषाण साम्राज्य का भाग था, जो कि धर्मनिरपेक्ष रूप से था। धर्मनिरपेक्ष एक क्षेत्र के रूप में था, जिसमें बुद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लोग निवास करते थे। 8वीं शताब्दी में लद्दाख के इतिहास में थोड़ा चेंज आता है, इसमें ऐतिहासिक बदलाव होता है और तिब्बत से न्यामगोन साम्राज्य ने उस पर आक्रमण किया और यहाँ से लद्दाख में तिब्बती जनसंख्या का आगमन शुरू हो जाता है और यहीं से लद्दाख की जनसंख्या और संस्कृति में बदलाव आता है। इसमें मुस्लिम आबादी की भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद 1834 में डोगरा राजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह ने इस पर आक्रमण किया, फिर इसको अपने जम्मू कश्मीर के डोगरा राज्य में विलय कर लिया। आज़ादी के बाद भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। इसके साथ ही लद्दाख भी भारत का एक हिस्सा बन गया, भारत का एक अखंड हिस्सा कहेंगे इसे। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भू स्थिति, यहाँ पे सियाचिन स्थित है, फिर ये पाकिस्तान सीमा और चीन, अक्साई चीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होते रहते हैं इस पर। लेकिन आज़ादी के बाद भी लद्दाख क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यह विशेष दर्जा प्राप्त जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत था। इतने बड़े लद्दाख क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 4 सीटें इसको प्राप्त थीं। इसकी वजह से इसका विकास नहीं हो पाया, अभी भी पिछड़ा रहा। लद्दाख के प्रसिद्ध व्यक्तियों में 19वें कुशक बाकुला रिनपोचे का नाम महत्वपूर्ण है। यह लद्दाख लामाओं में से एक है, प्रसिद्ध लामाओं में से एक है। उन्होंने मंगोलिया और रूस में बौद्ध धर्म का प्रचार किया है और पुनरुत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भी रहे हैं और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र किया और इनके नाम पर लेह एयरपोर्ट का नाम कुशक बाकुला एयरपोर्ट रखा गया है। लद्दाख में भारत की भू राजनीतिक और रणनीतिक महत्व और लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई महत्व को समझते हुए नया आयाम दिया गया है। 2019 में भारतीय संसद द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिससे 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सत्ता में स्थापित भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले की लद्दाख के लोगों ने सराहना की और उसका उत्सव भी मनाया। 70 सालों से की जा रही मांग को लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और इनकी 70 सालों से की जा रही मांग को पूरा किया गया और इन्हें विकास की नई दिशा में एक नई पहचान बन रही है। लद्दाख भारतीय प्रशासन से सीधा जुड़ गया है। इससे लद्दाख में शांति, प्रगति और सुशासन स्थापित हुआ है। लद्दाख में हुए इस बदलाव का अध्ययन आवश्यक है, इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है समस्या का विवरण। इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं इसको, कि इस विषय पर अध्ययन क्यों जरूरी है। दरअसल लद्दाख में हुए परिवर्तनों तथा लद्दाख के नए पहचान की वास्तविकता और औचित्य को स्थापित करने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है। यह अध्ययन लद्दाख की वर्तमान स्थितियों का अध्ययन करेगा, उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, पहले से अब में क्या चेंज हुआ है,
इसकी इतिहास क्या रही है और अभी 2019 के बाद से, खासकर 2019 के बाद से इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं जब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लद्दाख में अब तक बहुत कम काम हुए हैं, बहुत कम अध्ययन हुए हैं, लेकिन इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है और इस पे और अध्ययन की जरूरत है। इसमें नए आयामों के अध्ययन की जरूरत है। कुछ विचारकों ने इस पे अध्ययन किया है, जिनमें मैंने प्रमुख रूप से निम्न 4 थिंकरों का अध्ययन किया। सुधीर एस ग्लोरिया ने अपनी पुस्तक लद्दाख इन 20th सेंचुरी में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है और इसमें इन्होंने लद्दाख में 20वीं शताब्दी में परीक्षणों, संकटों और अवसरों की अवधि रही, ऐसा इन्होंने कहा है कि लद्दाख के लिए 20वीं शताब्दी संकटों और अवसरों की अवधि रही है। दूसरे थिंकर हैं रन सिंह मान। इन्होंने अपनी पुस्तक लद्दाख देन एंड नाउ में लद्दाख का तुलनात्मक अध्ययन किया है और इसके नए आयामों की चर्चा की है। अशोक मलिक ने एक लेख प्रकाशित किया है जो ORF स्पेशल रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने लद्दाख का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चर्चा की है। एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख कैसा है और इसकी प्रक्रिया क्या है, इसमें किस तरह के प्रशासन शुरू हुए हैं। किंगसुक नाग ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि भारत चीन संबंधों के नए आयामों की चर्चा की है। इनकी पुस्तक है अ न्यू सिल्क रोड, इंडिया, चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया। इसमें इन्होंने पाकिस्तान और चीन के बढ़ती नजदीकियों का भी जिक्र किया है, जिसका हमारे विषय लद्दाख से सीधा संबंध है। शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। जैसा कि शोध के विषय से ही पता चल रहा है कि लद्दाख एक नई पहचान, इससे यही पता चल रहा है कि लद्दाख में हुए नए परिवर्तनों का अध्ययन करना इस शोध का उद्देश्य है। इस शोध के अन्य उद्देश्य निम्न है: लद्दाख के इतिहास का वर्तमान से तुलनात्मक विश्लेषण, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है और इससे लद्दाख का विकास कैसे संभव है। लद्दाख में हुए राजनीतिक और आधुनिक बदलाव की व्याख्या करना है। लद्दाख के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। लद्दाख में हुए बदलाव और चीन और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा है। लद्दाख में हुए बदलाव का चीन और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा है। शोध पद्धति, रिसर्च मेथड। इस विषय के अध्ययन में हम किस पद्धति का उपयोग करेंगे, इसका मैंने छोटा सा विश्लेषण किया है। इस पद्धति में मैं ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और अन्वेषी एक्सप्लोरेटरी शोध का प्रयोग करूंगा। यह शोध गुणात्मक रूप में होगा। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक द्वितीयक डाटा दोनों होंगे। इसमें प्राथमिक डाटा में गैजेटियर्स होगा, प्रोसीडिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स होंगे और सेकेंडरी डाटा में बुक्स होंगी और जर्नल्स, पत्रिकाएं होंगी। इसमें उपकल्पनाओं का भी उपयोग होगा, जैसे भू राजनीतिक और रणनीतिक कारक लद्दाख क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापार और वाणिज्य के विकास में लद्दाख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसाधनों की प्रचुर मात्रा की वजह से इस क्षेत्र की महत्ता बनी हुई है। अगला टॉपिक है लद्दाख की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ लद्दाख। भारत के लिए लद्दाख का महत्व जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में निहित है। लद्दाख प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और इसमें प्रमुख रूप से सौर विकिरण और भूतापीय क्षमता है। लद्दाख विश्व में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा सौर विकिरण की क्षमता है। लद्दाख में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के रूप में मनोरंजन जैसे कार्य भी होते हैं। सबसे ज्यादा इंडिया में इस समय पॉपुलर प्लेसेस में गिना जा रहा है लद्दाख को, जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने की वजह से जाते हैं, घूमने जाते हैं। प्रचुर मात्रा में संसाधनों की उपस्थिति के कारण पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का हमेशा संघर्ष होता रहता है इस क्षेत्र को लेकर। एक तरफ से पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता है और दूसरी तरफ से चाइना लद्दाख के ही क्षेत्र अक्साई चीन पर आधिपत्य करना चाहता है। लद्दाख क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कनेक्टिविटी की दृष्टि से लद्दाख मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और मध्य पूर्व जैसे विश्व कुछ राजनीतिक और आर्थिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी भविष्य में इस क्षेत्र से मध्य एशिया से एक पाइपलाइन का निर्माण करके भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। 2 नवंबर 1919 को गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक नक्शा जारी किया गया, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के क्षेत्र को भी लद्दाख में जोड़ा गया है। इससे लद्दाख का महत्व और बढ़ गया है। ये सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया मैप है। इसमें लद्दाख के अंदर कुछ पार्ट भी हैं जिनको पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना गया है। लद्दाख एक केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में, जैसा कि पहले बता चुका हूँ,
भारत सरकार के ऐतिहासिक निर्णय से 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा संचालित हो रहा है। यहाँ दो बड़े जिले लेह और कारगिल हैं। यहाँ पे काउंसिल हिल की भी स्थापना है। यहाँ पे करीब 20 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनने से लद्दाख की जनता को व्यापार, रोजगार, संस्कृति, भूमि और संपत्ति से संबंधित अधिकारों को पूरी तरह संवैधानिक संरक्षण मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर चीन और पाकिस्तान हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। लद्दाख में अब आर्थिक स्थिरता की जरूरत है। लद्दाख एक गरीब क्षेत्र में गिना जाता है। इसकी वजह यह रही है कि लद्दाख हमेशा ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के द्वारा बाइकआउट किया जाता रहा है। जैसे कि अगर जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू होती थी तो वो अपने आप ही लद्दाख में भी लागू हो जाती थी बिना किसी वजह के। इसलिए लद्दाख क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ है, वहाँ गरीबी है। इसमें अब नया परिवर्तन आ रहा है। लद्दाख में अब आर्थिक स्थिरता के लिए वर्क किए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से लद्दाख को मजबूत बनाने के लिए अभी हाल ही में पश्मीना उद्योग BIS मानक स्थापित किया गया है। इस तरह के कई और निर्णय लिए गए हैं, जैसे भारतीय खगोल वेधशाला, कारगिल में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहाँ एक सोलर पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है तथा सतत पर्यटन पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ एक सस्टेनेबल की बात की जा रही है कि लद्दाख में सतत पर्यटन होना चाहिए। लद्दाख में 4 नए विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो गया है, जो कि शोध से संबंधित कार्य अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध होकर करेगा। इससे लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विकास होगा। इस तरह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से यह एक विकास के नए पथ पर है। इस विषय के अध्ययन के लिए मैंने कुछ थिंकर्स की बुक पढ़ी है, कुछ विचारकों की बुक पढ़ी है। इसमें रेफरेंस में ये है RS मान, अशोक मलिक, किंगसुक नाग, सुधीर S बलोरिया और भारत के इसमें कुछ गजेटियर्स भी रहे हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। थैंक यू।